चलिए मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा पीछे का रह गया है कोई विषय पूछने को? पूछिए। पीछे गुरु जी सूत्र पहला सूत्र कोई हमें पढ़ा तो नहीं इसलिए उसमें निग्रह स्थान सत्य जन्म निश्रेष अधिगमः ये जो निग्रह स्थान गिनाया गया है यहाँ प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवैतर्क निर्णय ये निग्रह स्थान से ये कैसे तारतम्य किया है? पूरे 16 पदार्थ गिनाए हैं उन्होंने जी। इन सभी के तत्व ज्ञान से निश्रेष की प्राप्ति होती है। हाँ, तो सभी 16 प्रकार के जो पदार्थ हैं उनकी पूरी गिनती की गई है उसमें। तो आपका प्रश्न इसमें क्या है? ये है इसके निग्रह स्थान किस प्रकार से परिभाषित किया है? निग्रह स्थान की परिभाषाएं तो आगे आएंगी। वहां तो केवल उद्देश्य लक्षण परीक्षा जैसे होता है क्रम शास्त्रकार की एक शैली। तो वहां पहले उद्देश्य और उद्देश्य का तात्पर्य नाम निर्देश पूर्वक कथन करना। नाम निर्देश पूर्वक ये तो हो गया उद्देश्य, वो पहले सूत्र में आ गया। उसके बाद अब ये लक्षण चल रहे हैं। उन लक्षणों में करते 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 हम कहां तक आ गए हैं? अब जो 16 पदार्थ हैं उन 16 पदार्थों के लक्षण करते करते कहां तक आ गए हैं? जल्प तक आ गए हैं। अभी निग्रह स्थान दूर है, ठीक है। और ये लक्षणों का सारा कार्य ये हमारा पहले अध्याय में समाप्त हो जाएगा। पहले अध्याय का दूसरा आन्निक चल रहा है ये। और दूसरे आन्निक में जब अंतिम जो सूत्र आएगा वो निग्रह स्थान के ही लक्षण को बताएगा। विप्रतिपत्ति ही अप्रतिपत्तिश्च निग्रह स्थानम। उसके अंतिम सूत्र आएगा फिर तद विकल्पात जाति निग्रह स्थान बहुत्वम। यहां तक आकर के लक्षणों का कार्य समाप्त। अब दूसरे अध्याय से क्या चलेगा? फिर परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी आपकी, नहीं इन 16 तत्वों की इनकी परीक्षा प्रारंभ होगी दूसरे अध्याय से। और उद्देश्य में जैसे नाम निर्देश पूर्वक कथन करते हैं तो वहां एक भेद और भी है बीच में। वो सबके साथ लागू नहीं होगा, जहां संभव है वहीं हो पाएगा। कि कहीं उद्देश्य तो पीछे पहले सूत्र में कर ही दिया, लेकिन उसमें कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनके अवान्तर भाग भी हैं। और जैसे प्रमाण शब्द आ गया प्रथम सूत्र में, लेकिन प्रमाण 4 प्रकार के हैं। तो 4 प्रकार के होने से वो 4 प्रकार तो प्रथम सूत्र में आए नहीं। तो जहां लक्षण जब प्रारंभ करेंगे तो वहां उनके 4 प्रकार भी बता दिए साथ में। तो उद्देश्य का विभाग, जैसे हमने 3 शैली बताई 3 प्रकार की, उद्देश्य लक्षण परीक्षा। लेकिन कहीं कहीं पर उद्देश्य का विभाग भी होगा। अगर है तो, नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। विभाग में फिर 2 शैली हो जाएगी। विभाग में फिर 2 शैली इस प्रकार से है कि कहीं कहीं पहले लक्षण कर लेंगे उसके बाद विभाग करेंगे, कहीं पहले विभाग हो जाएगा और फिर लक्षण करेंगे। तो इस तरह से अगर हम चारों को मिलाएं तो उद्देश्य विभाग लक्षण परीक्षा। लेकिन उद्देश्य विभाग को पलट भी सकते हैं, विभाग उद्देश्य लक्षण परीक्षा ऐसे करके। तो इस तरह से यहां अभी हम लक्षण वाली शैली में चल रहे हैं दूसरे वाले भाग में। तो वहां निग्रह स्थान का लक्षण आगे आएगा अभी, और परीक्षाएं फिर उनकी आगे, फिर उनके जो अवान्तर भाग है वो भी आएंगे 5वें अध्याय के दूसरे आन्निक में। और साथ में उनकी परीक्षा भी चलती जाएगी। एक एक सूत्र उसमें आता रहेगा 22 प्रकार के निग्रह स्थानों में। और किसी का?
तो आगे अब यहां वाद का लक्षण करके अब जल्प का लक्षण आगे आ रहा है। तो जल्प का सूत्र बोलेंगे, यथोक्तोपपन्न छल जाति निग्रह स्थान साधनोपालंभो जल्पः। यथा उक्त उपपन्न, यथा उक्त जैसा पीछे कहा है वाद के सूत्र में, और उससे उपपन्न, तो यथोक्तेन उपपन्न यथोक्तोपपन्न तृतीया तत्पुरुष है। यथोक्त से ये उपपन्न है, संपन्न है, उससे युक्त है, अर्थात ये जल्प पीछे जो कहा है उससे सबसे उपपन्न है, उससे संबद्ध है। वो सारे विषय पीछे के आ जाएंगे सब, और जो अतिरिक्त बातें हैं वो इसमें कह दी गई, और पीछे की तो सारी बातें आनी ही हैं, और अतिरिक्त में छल जाति और निग्रह स्थान, ये तीन बातें और आ गई हैं। अर्थात इनके द्वारा भी साधन और उपालंभ। अब यहां पर साधन और उपालंभ शब्द दो बार बन जाएगा। फिर एक तो पीछे से लाएंगे हम, तो वहां भी कहा गया है प्रमाण तर्क साधनोपालंभ, वो भी साधनोपालंभ यहां आ गया, और इस सूत्र में भी आ गया साधनोपालंभ। तो ये दो बार हो गया ना। अब तो दो बार हो गया, तो इसका तात्पर्य है कि यहां जल्प में यदि किसी की योग्यता पर्याप्त है बात करने की, तो प्रमाण और तर्क के द्वारा भी अपने पक्ष की सिद्धि और दूसरे का निषेध कर सकता है। अर्थात भले ही जीत और हार की दृष्टि से चर्चा कथा प्रारंभ की गई है, इनकी जल्प कथा को स्वीकार कर लिया गया है कि हमें हार जीती ही करनी है, ये निश्चय करके दोनों व्यक्ति बात करने लगे, और उसमें एक अधिक योग्य अपने को माने हुए है, और है भी वास्तव में। कई बार पीछे उसने अपने पक्ष को विजय दिलाई भी है, बिना छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग किए हुए, केवल प्रमाण और तर्क से भी। तो यहां भी वो अपनी बात इस तरह से रख सकता है, अपनी बात को सिद्ध कर सकता है, और इस तरह सिद्ध कर सकता है कि दूसरा उसका खंडन न कर पाए। उसने प्रबल हेतु, प्रबल उदाहरण बिल्कुल नियम के अनुसार दे रखे हैं। तो प्रमाण और तर्क से भी साधन उपालंभ कर लेगा, वो जीत हो जाएगी। जीत होना आवश्यक है, क्योंकि ये जल्प है, ये जल्प में जीत आवश्यक है। और गुरु जी वो शतावकरण संकेत किया ना शंकराचार्य का, कि अगर उन्होंने जैनों को हराने के लिए मत स्वीकार किया था तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर निजी मत है तो वह अशुद्ध है। हाँ, तो उसमें ये आगे आएगा कि जल्प और वितंडा जो हैं, क्योंकि जल्प का लक्षण चल रहा है ये, तो इनकी आवश्यकता कभी कभी यदि हो रही है तो इनका प्रयोग करने से भी हमें परहेज नहीं करना चाहिए अपने सिद्धांत की रक्षा के लिए। तो वहां सूत्र आगे आएंगे, उसमें बताया जाएगा कि जल्प वितंडे बीज प्ररोह संरक्षणार्थम कंटक शाखा वर्ण। दूसरे सूत्र में इसमें दिया, इसको लेंगे आगे भी थोड़ी देर में। तो इस तरह से यहाँ साधन और उपालंभ दो प्रकार से कर सकते हैं, केवल प्रमाण और तर्क के द्वारा भी, इनके यथार्थ रूप में बिल्कुल नियमानुसार, और यदि नहीं बन रही है बात तो छल जाति निग्रह स्थान का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए भाष्य, यथोक्तोपपन्नः इति। अब इतने अंश से क्या क्या आ गया, पूरा सूत्र उसको ले रहे हैं कि प्रमाण तर्क साधनोपालंभ सिद्धांता विरुद्ध पंचावयवोपन्न पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह। वादों को नहीं लिया, क्यों? क्योंकि वाद तो उसी की परिभाषा थी ना, तो वाद की ये तो जल की परिभाषा है। वाद की जगह जल्प आ गया सूत्र में, वाद की जल जहां परिवर्तन आ गया है उसको नहीं लेंगे, तो यहां जल्प आ गया उसकी जगह। और जो अंश बढ़ा दिया है वो आगे आ गया कि छल जाति निग्रह स्थान साधनोपालंभ इति।
अब यहां पर उसका अर्थ कर रहे हैं कि छल जाति निग्रह स्थान ही, व्युत्पत्ति भी साथ में आ गई। छल जाति और निग्रह स्थान का पहले द्वंद्व समास करेंगे और फिर छल जाति निग्रह स्थान ही साधनम उपालंभश्च अस्मिन क्रियते, ये बहुरी समास हो जाएगा। छल जाति निग्रह स्थान ही साधनोपालंभौ वर्तेते यस्मिन स छल जाति निग्रह स्थान साधनोपालंभ। हो गया बहुरी। तो ये बहुरी की ही प्रक्रिया है, ये भी अस्मिन क्रियते ऐसे करके जो बोल रहे हैं। तो छल जाति निग्रह स्थान के द्वारा जिसमें साधन और उपालंभ किए जाते हैं, इति एवं विशेषणों जल्प, ऐसे विशेषण वाला ये जल्प होता है। अब यहां पर एक शंका उठाई जा रही है, एक आक्षेप के रूप में है वो, क्योंकि इनका कहना यह है कि छल जाति और निग्रह स्थान से जहां अपने पक्ष की सिद्धि की जाती है और दूसरे का प्रतिषेध किया जाता है उसे जल्प कहते हैं। लेकिन छल जाति निग्रह स्थान का जो व्यक्ति उपयोग कर रहा है वो अपने पक्ष की सिद्धि के लिए कर रहा है या दूसरे के पक्ष का खंडन करने के लिए कर रहा है? हैं? दोनों कैसे हो जाएंगे? दूसरे ने अपने पक्ष को स्थापित किया और दूसरे के पक्ष में उसने तुरंत ही छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग करते हुए, छल जाति का प्रयोग समझो पहले, निग्रह स्थान का प्रयोग का तात्पर्य होता है कि निग्रह स्थान में उसको लाना है कि आपने ऐसी भूल कर दी, आप निग्रह स्थान में आ गए। एक बात ध्यान देने की है, निग्रह स्थान और छल जाति में क्या अंतर है कि छल जाति का प्रयोग किया जाता है, छल जाति इनका तो हम प्रयोग करेंगे, अर्थात कोई वाक्य ऐसा बोलेंगे जिसमें छल भरा हुआ है या जाति भरी हुई है, ठीक है, और ऐसा प्रयोग करके हम दूसरे को उलझाएंगे, दूसरा फंस जाए उसमें और आगे वो एकदम अवाक रह जाए, अरे ये अब मैं क्या उत्तर दूं, एकदम भौचक्का सा रह जाए और जब उत्तर नहीं दे पाएगा तो निग्रह स्थान में, यानी कि छल जाति का प्रयोग करके निग्रह स्थान में आ जाएगा अगर दूसरा उसको नहीं पकड़ पाया तो। क्योंकि छल जाति का शस्त्र ऐसा है कि यदि दूसरा योग्य व्यक्ति है और उसके सामने हमने छल जाति का प्रयोग कर दिया उसके पक्ष को खंडित करने के लिए, और दूसरा योग्य है और उसने हमारी छल जाति को पकड़ लिया, अब क्या होगा? अब बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। हम चाह रहे थे उसके पक्ष को खंडित करना और उसने हमारे द्वारा प्रयुक्त छल जाति को पकड़ लिया, तो क्या कहेगा दूसरा व्यक्ति? आप निग्रह स्थान में आ गए, आप निग्रह स्थान में आ गए, क्योंकि आपने छल जाति का प्रयोग किया है। तो उस अवस्था में हम ही स्वयं हार जाएंगे अब, और अगर दूसरा नहीं पकड़ पाया तो हमारा शस्त्र चल गया, अब दूसरा निग्रह स्थान में आएगा। तो छल जाति का तो वाक्यों में प्रयोग होता किया जाता है, और निग्रह स्थान का तात्पर्य क्या है कि निग्रह स्थान में दूसरे व्यक्ति ने कोई भूल कर रखी है पहले से ही, ठीक है, उसने ठीक प्रकार से हेतु नहीं दिया, अवयव कम बोल दिए, अधिक बोल दिए, बहुत सी बातें हैं, 22 प्रकार के निग्रह स्थान हैं, उनमें से किसी निग्रह स्थान का उसने प्रयोग कर रखा है पहले से, ठीक है। अब पहला वाला व्यक्ति क्या बताएगा उसको कि आपने ऐसी भूल कर रखी है इसलिए आप निग्रह स्थान में आ गए हैं। यहां इसने कोई वाक्य प्रयोग नहीं किया, इसने केवल दूसरे की भूल को पकड़ लिया है जो उसने कर रखी है पहले से, और उसको निग्रह स्थान में ले आए। अब समझ में आ गया? यानी कि छल जाति का तो प्रयोग करेगा वो, और निग्रह स्थान दूसरे का बताएगा। निग्रह स्थान एक प्रक्रिया मात्र है। हाँ, निग्रह स्थान है वो कि आप उस स्थान में आ गए हैं, आप निग्रह के स्थान में आ गए। निग्रह क्या है? तो ग्रह कहते हैं पकड़ने को। अब पकड़ना एक ऐसा पकड़ना होता है कि साधारण रूप में, लेकिन यहां नियम लगा दिया है निश्चेष रूप से, ऐसी पकड़ के अब छूट ही नहीं सकता वो, हाथ का स्थान। हाँ, तो वो निग्रह है, जकड़ लिया उसके लिए।
तो वो निग्रह स्थान वहां उसको बताना होता है कि आप निग्रह स्थान में आ गए हैं। निग्रह स्थान प्रयोग नहीं करेगा, प्रयोग करेगा छल जाति का अगर आवश्यकता है तो। और दूसरे ने पहले ही गलती कर रखी है अपनी, मान लो दूसरे ने ठीक प्रकार से अपना पंचावयव प्रस्तुत कर दिया है और ये उसका उत्तर दे नहीं पा रहा है, और उत्तर नहीं दे पा रहा है तो अब दूसरे को हराना है, तो अब इसके पास एक ही तो उपाय बचता है, दूसरे का ठीक प्रकार से नियमानुसार खंडन नहीं कर पा रहा है वो, तो अब इसके पास क्या उपाय बचता है फिर? वो यही उपाय बचता है कि छल और जाति का प्रयोग करेंगे। छल जाति क्या है, आगे आएंगे सब, अभी उसके ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन इसके पास अब यही उपाय शेष है अपनी लाज बचाने के लिए, अपने को बचाने के लिए, दूसरे को हराने के लिए, कि हार तो रहा ही हूं मैं, लेकिन हारते हारते अगर ये शस्त्र चल गया तो ठीक है, नहीं तो हार तो है ही मेरी, वो तो मान गया पहले से। अच्छा आचार्य, एक जो ये मेरठ में अखिलानंद का और ये कहते हैं मेरठ के चपरासी का जो साथ हुआ था, वो फिर इसी में आएगा जो उसने कहा था कि अच्छा जब कोई पंडित मिला तो समाज सेवक ने कहा था कि मैं साबित करूंगा अखिलानंद से कोई दिक्कत नहीं है। जो आने थे लाहौर से आने थे, दोनों विद्वान नहीं आ पाए थे, तो जो इधर से अखिलानंद बैठे हुए थे पौराणिक तरफ से, इधर से हमारे आर्य समाज चपरासी बैठ गया। तब उन्होंने पहले ये बोला अच्छा ये जो है कि अब आर्य समाज ने जो है कि ये उल्लू पालना कब से शुरू कर दिया, तो इन्होंने कहा, फिर उसने जवाब दिया, मतलब पालते तो हम कुत्ते ही थे, पालना तो हमने कुत्ता ही शुरू किया था, लेकिन जब कुत्ते काटने लगे ना तो कुत्तों को छोड़ करके हम उल्लू पालना शुरू कर दिए। तो अखिलानंद ने स्वीकार कर ली थी हार, वो ऐतिहासिक मैंने पढ़ा था। वो तो कोई व्यक्ति हो, उसमें क्या है भाई, हर व्यक्ति बातचीत करने के लिए स्वतंत्र है, अभिव्यक्ति कोई भी कर सकता है, और अगर उसने अगर कहा चपरासी ने उसकी योग्यता होगी इतनी, तो कोई बात ही नहीं, इसमें क्या है, कोई भी हो चाहे। तो इस तरह से अपनी लाज बचाने के लिए अब वह व्यक्ति छल जाति का ही प्रयोग करना यही शेष रह गया, उसके पास में कुछ है ही नहीं। और ये छल जाति भी निग्रह स्थान के उसमें आ जाए ना, निग्रह स्थान के ही भाग है ना छल जाति। छल जाति में दूसरे को उलझाते हैं, छल जाति निग्रह स्थान में नहीं, छल जाति से दूसरे को निरुत्तर करते हैं। अब दूसरे को निरुत्तर जब कर दिया तो वो हारी तो है, उत्तर न दे पाना। ये छल जाति मतलब छल करके, हाँ वो क्या है, छल आएगा अभी। ये छल जो हम व्यवहार में लेते हैं वो छल यहाँ नहीं है। चलो अच्छा एक उदाहरण दे ही देते हैं, बार बार समस्या सामने आ रही है। देखो किसी ने, वैसे मैं उदाहरण दिया था पीछे एक बार, एक बार आपने दिया था जाति का, कि किसी ने कहा कि नव कंबलः अयम माणवकः, ये माणवक कहते हैं बच्चे के लिए, बालक, विद्यार्थी, ब्रह्मचारी। कोई विद्यार्थी नया नया कंबल लेकर के आया था, ठीक है। अब नया नया कंबल लेकर के आया तो एक दूसरे को बता रहा है, वो मतलब तीन व्यक्ति हैं, एक ब्रह्मचारी नया कंबल लाए हुए, दो और बैठे हुए हैं, उसमें एक को तो पता है कि ये नया कंबल लेकर के आया है, दूसरे को नहीं पता है। तो दूसरे को बता रहा है कि नव कंबलः अयम माणवकः। यह नव कंबलम बहुरी समास है, नया कंबल है जिसके पास, उसे क्या कहेंगे, नव कंबल। तो वो कह रहा है कि अयम माणवकः, यह ब्रह्मचारी नव कंबलः, नए कंबल वाला है, ठीक है। उसने कहा नव कंबलः। अब दूसरा क्या कहता है कि आप कह रहे हैं कि नव कंबल है, इसके पास तो एक ही कंबल है। नव के अर्थ दो होते हैं, एक नौ और दूसरा नया। तो ये लक्षण आएगा छल का कि वक्तुः अभिप्रायात् अर्थांतर कल्पना वाक्छलम। छल भी कई प्रकार के हैं, ये एक छल की परिभाषा है केवल, कि वक्ता के अभिप्राय से विरुद्ध कल्पना करके बात को उठाना, इसे कहते हैं वाक छल, वाणी का छल। ये छल की कोटि में आ गया। तो अब जिसने ये कहा था कि इसके पास तो एक ही कंबल है, 9 कहाँ है, वो बात उसकी ठीक थी क्या? उसने गलत आक्षेप उस पर किया, उसका ये अभिप्राय ही नहीं था। जैसे हम संदर्भ प्रसंग को अनुसार विचार के बात करेंगे तो वाले शब्दों को ढूंढना पड़ता है। हाँ ऐसे बहुत होते हैं व्यवहार में भी। और अब मान लो हम जो है गेहूं लेकर के गए चक्की वाले के पास आटा पिसाने के लिए, और चक्की वाले से कहा कि
आटा पीस दो। जब किसी को वो कहेगा जो तुम्हारे पास आटा ही है तो पीस क्या दूं मैं? कह सकता है नहीं ऐसा? हाँ कह सकता है। और यदि ऐसा कहेगा वो तो ये क्या कहलाएगा? वाक्छल। अच्छा क्योंकि आटा पीस दो जिसने कहा उसका अभिप्राय ये नहीं था कि आटा है। ऐसे ही उसमें आता ना व्याकरण में भी कि जुलाहे के पास गए कि अस्य सूत्र से क्या है वो शाटकम वय, इसकी साड़ी बुन दो। तो उसने कहा जुलाहे ने कि अगर साड़ी है तो मैं बुन क्या दूं? पहली साड़ी शाटकम वय, साड़ी बुन दो, जैसे आटा पीस दो। तो ऐसे बहुत से वाक्य आते रहते हैं, उसमें छल हो जाता है। तो छल करके होता क्या है? यहां तो ठीक है, वो कह देगा कि भाई मेरा अर्थ यहाँ नव का नौ अर्थ लेना नहीं था, नया अर्थ लेना था। लेकिन कई स्थल ऐसे आते हैं जहां व्यक्ति बहुत चक्का सा रह जाता है कि इसने जो आक्षेप मुझ पर कर दिया है मैं क्या उत्तर दूं, वो समझ नहीं पाता ढंग से। और नहीं समझ पाएगा तो क्या होगा? उत्तर नहीं दे पाएगा। तो उत्तर न देने से क्या होगा? हार गया। यही तो होता है। क्योंकि यहां ये भी नियम है निग्रह स्थानों में कि किसी व्यक्ति से जब वो उत्तर नहीं दे पा रहा है तो उसको 3 बार अवसर देते हैं। 3 बार का मतलब उससे पहली बार पूछा, आक्षेप कर दिया उसके सामने, वो नहीं उत्तर दे पाया, दोबारा फिर कहा, दोबारा फिर कहा, और फिर भी उत्तर नहीं दे पाया तो न्यायाधीश कह देगा आप हार गए, निग्रह स्थान में आ गए। 3 बार कहने पर भी। और एक और भी तरीका है इसमें कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी बात कह रहा है और सामने वाला समझ नहीं पा रहा है, सामने वाला उसकी बात को समझ नहीं पा रहा है, तो वो दोबारा पूछ सकता है उसे आपने क्या कहा, कैसे कहा, मुझे समझाइए। दोबारा उसने फिर समझाया, फिर नहीं समझा वो। तीसरी बार फिर उसने प्रश्न किया, वही उसने फिर अपनी बात दोहरा दी, तो अब ये हार जाएगा। तीसरी बार उसने अपनी बात दोहरा दी और उसकी बात को दर्शकों ने और न्यायाधीश ने, इन्होंने सबने समझ लिया है। अब न्यायाधीश निर्णय कर देगा कि भाई आप इस योग्य नहीं हो और आप हार गए, आप नहीं समझ पाएंगे। अब एक अन्य प्रकार कि 3 बार इस व्यक्ति ने कहा और दूसरा नहीं समझ पा रहा है और दर्शक और न्यायाधीश भी नहीं समझ पा रहे हैं। अब क्या होगा? अब ये इसको हार माने, इसकी हार कही जाएगी कि आप निग्रह स्थान में आ गए क्योंकि आप अपनी अभिव्यक्ति ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारे प्रकार होते हैं इसमें अलग अलग। तो कहने का तात्पर्य छल और जाति ये स्वयं निग्रह स्थान में नहीं, छल जाति से दूसरे को निरुत्तर करके निग्रह स्थान में लाया जाता है। ठीक है। अब यहां पर क्या था कि साधन और उपालंब 2 बातें कही गई कि साधन और उपालंब छल जाति निग्रह स्थान से किए जाएं उसको जल्प कहते हैं। तो आक्षेप ये उठाया जा रहा है कि छल जाति निग्रह स्थान से साधन कहां होगा? ये तो खंडन होगा, केवल दूसरे का प्रतिषेध होगा, उपालंब होगा, यही तो काम हो सकता है। भाई छल जाति का हम प्रयोग करेंगे तो दूसरे को निरुत्तर करेंगे और तब भी दूसरे का ही खंडन हुआ। दूसरे को निरुत्तर कर देना दूसरे के पक्ष का खंडन ही तो है। अच्छा, निग्रह स्थान अगर हमने बता दिया उसका कोई कि आपने भूल कर दी है, आप निग्रह स्थान में आ गए हैं, तब भी दूसरे का ही खंडन हुआ। साधन कहां हुआ इसमें? ये आक्षेप आ रहा है। आगे देखिए भाष्य कि न खलु वै छल जाति निग्रह स्थान ही साधनम कस्यचित अर्थस्य संभवति। ठीक है कि छल जाति और निग्रह स्थान के द्वारा कस्यचित अर्थस्य किसी अर्थ का साधनम न संभवति, न को इधर ले आओ, है संभव नहीं होता। साधन माने सिद्धि, अपने पक्ष की सिद्धि तो होती नहीं इससे, छल जाति और निग्रह स्थान से। प्रतिषेधार्थता एव एषाम, एषाम अर्थात इन छल जाति और निग्रह स्थान की प्रतिषेधार्थता, प्रतिषेध है अर्थ जिनका है, अर्थात प्रतिषेध प्रयोजन ही बताया गया है। आगे के सूत्रों में जब इनके लक्षण आएंगे छल जाति और निग्रह स्थान के, तो सामान्य लक्षण भी आएंगे, विशेष लक्षण भी आएंगे। तो वहां पर जो लक्षण आएंगे उन लक्षणों का जब अर्थ करेंगे तो उन अर्थों में एक ही बात निकलेगी, कौन सी? प्रतिषेधार्थता, अर्थात दूसरे का प्रतिषेध
करना, ये इनके लक्षणों में स्वयं आ रहा है। जब इनके लक्षणों में ही दूसरे का निषेध करना मात्र आ रहा है, तो फिर आप इनसे साधन कैसे करेंगे? साधन संभव नहीं है। तो प्रतिषेधार्थता एव एषाम सामान्य लक्षणे विशेष लक्षणे च श्रूयते। सामान्य लक्षण में भी और विशेष लक्षण में भी। सामान्य लक्षण यहां दिया है इन्होंने, विशेष लक्षण यहां नहीं दिए हैं, वो आगे आएंगे। तो उसमें एक प्रतीक के रूप में दे दिया है, सूत्र ही है ये, इसको विपरीत अल्पविराम में ले लें। वचन विघातोर्थ विकल्पोपत्या छलम, ये छल का हो गया लक्षण, सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण इसलिए है कि इसके अवान्तर भाग और होने हैं। अवान्तर भाग जो और आएंगे इसके, तो अवान्तर भाग वो तो हो जाएंगे विशेष लक्षण बाद में। फिर अवान्तर भाग करके जो लक्षण के सूत्र आएंगे वो हो गए फिर विशेष लक्षण। जैसे मैंने अभी बोला था वाक छल का लक्षण। ये लक्षण और परिभाषा में अंतर क्या है? लक्षण और परिभाषा में, लक्षण और परिभाषा तो एक ही बात हो गई। हमने जो शैली बोली थी पीछे कि शास्त्रकार की शैली होती है 3 तरह से अपनी बात को रखना, तो क्या क्या शब्द थे उसमें? कौन दोहराएंगे? कौन दोहराएंगे? उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा। इसमें परिभाषा बोला। अब आप लक्षण के स्थान पर परिभाषा ले सकते हैं। लक्षण परिभाषा एक ही बात हो गई, ठीक है। तो सामान्य लक्षण का सूत्र जैसे आया छल का कि वचन विघात, वचन का विघात। दूसरे ने कोई वचन बोला और हमने उसके वचन पर चोट पहुंचाई, अर्थात उसकी बात का हम खंडन कर रहे हैं। क्या कह करके कि आप जो कह रहे हो वो बात तो है नहीं। जैसे नवकंबल वाली बात थी कि आपने कहा कि 9 कंबल है, यहां कहां है 9 कंबल, यानी आपकी बात गलत है, यही तो कहना चाह रहा है वो व्यक्ति में। तो ये क्या है? दूसरे के वचन का विघात, उसको मारना, चोट पहुंचाना। विघात क्या होता है? किसी पर प्रहार करना, उसके वचन पर प्रहार किया गया, ये वचन विघात हुआ। कैसे किया था? अर्थ विकल्पोपत्या, अर्थ के विकल्प की उपपत्ति से। जो अर्थ था उसका नया, नव शब्द का, उसके विकल्प की प्रतिपत्ति कर ली। विकल्प क्या है? दूसरा उसका अर्थ, शब्द का अर्थ 9 है, वो भी ठीक, लेकिन वहां वो कहना नहीं चाह रहा था वैसा, उसका अभिप्राय वो नहीं था। संख्यावाची के लेना नहीं था, संख्यावाची के लेना नहीं था। हाँ, लेकिन अर्थ वो भी ठीक है। जैसे महर्षि दयानंद ने लिखा है ना सत्यार्थ प्रकाश में कि वो स्वामी जो है उसका यात्रा के लिए तैयार है, भोजन वोजन कर लिया है उसने, सारा काम तक करके कपड़े उपड़े पहन के तैयार हो गया। अब सेवक से कहा कि सैंधवम आने, वो ले आया नमक। उसको कहा बहुत मूर्ख है तू। कि क्यों मूर्ख है? क्योंकि वो तो कि ये तो खाते समय लाने की चीज है, ये यात्रा के समय तू सैंधव क्यों ले आया? वहां सैंधव का अर्थ था अश्व, घोड़ा, यात्रा के लिए चाहिए था। तो सैंधवम आने, यात्रा के प्रारंभ में ही बोलेंगे ये, और भोजन कर रहे हैं तब भी कहेंगे सैंधवम आने। अब वहां घोड़ा ले आए कोई भोजन करते समय। तो वचन विघात, वचन का विघात करना अर्थ के विकल्प की उपपत्ति के द्वारा। उपपत्ति का अर्थ होता है सिद्धि, अर्थ का विकल्प सिद्ध करके और वहां वचन का विघात कर दिया, तो इसे कहा जाएगा छल। तो इस सामान्य लक्षण में क्या साधन की बात आ रही है या उपालंब की? उपालंबी तो आ रहा है। विघात क्या है? उपालंबी तो है। तो आपके सामान्य लक्षण में उपालंब ही आया, साधन आया ही नहीं। तो ये सूत्र एक हो गया ये। अब जाति का दिया, साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम, इसको भी विपरीत अल्पविराम में ले लें। एक तरफ तो लगा दिया इन्होंने, एक तरफ रह गया है। साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम प्रत्यवस्थानम जाति। साधर्म्य से अथवा वैधर्म्य से, इन दोनों प्रकार से। जैसे किसी ने साधर्म्य से अपनी प्रस्तुति की है तो वैधर्म्य से उसका खंडन कर देना, वैधर्म्य से प्रस्तुति की है तो साधर्म्य से उसका खंडन कर देना। ये एक सामान्य लक्षण है। और वैसे जाति 24 प्रकार की है। उन 24 प्रकार की जाति का ये सामान्य लक्षण हो गया, यानी ये बात तो सब में घटेगी 24 में। अब उन सब में और क्या क्या अंतर आएंगे वो आगे सूत्रों में आएंगे, विशेष लक्षणों में। फिर
लेकिन यहां जो सामान्य लक्षण है इसमें भी क्या बता रहे हैं, ये साधन बता रहे हैं या उपालंब? कौन सा शब्द है उपालंब का इसमें? प्रत्यवस्थानम। इसका अर्थ ही है खंडन करना। एक तो होता है अवस्थान, दूसरे को टिकाना, और प्रति लगा दिया तो उखाड़ना। प्रति लगा दिया तो उखाड़ना, यानी प्रत्यवस्थान कर दिया उसका, उखाड़ के फेंक दिया उसके लिए। तो ये खंडन ही तो हुआ, उपालंब ही तो हुआ। तो जाति के लक्षण में भी उपालंब आ रहा है, छल के लक्षण में भी आ रहा है। अब निग्रह स्थान का सूत्र दिया, ये भी सामान्य लक्षण है क्योंकि निग्रह स्थान तो 22 है, विशेष लक्षण फिर एक एक सूत्र में अलग आएंगे। लेकिन सामान्य लक्षण सब में घटेगा ये कि विप्रतिपत्ति ही अप्रतिपत्तिश्च निग्रह स्थान, विरोध प्रतिपत्ति। क्यों कुछ गलत छपा है क्या? विप्रतिपत्ति ही अप्रतिपत्तिश्च सही है, सही है। जो पुस्तक मेरे पास में वही आपके पास में। तो विप्रतिपत्ति विरुद्ध ज्ञान और अप्रतिपत्ति ज्ञान का न होना, समझ ही नहीं पाना। जैसे मैंने पीछे कहा 3 बार बोल रहे हैं, समझ ही नहीं रहा है दूसरा, तब भी निग्रह स्थान में आ जाएगा। या गलत समझ रहा है, हम कुछ और कह रहे हैं, तो विप्रतिपत्ति अप्रतिपत्ति ये एक सामान्य लक्षण है। तो ये क्या है? निग्रह स्थान है। तो ऐसा जब कहीं स्थिति आएगी निग्रह स्थान की, तो वहां भी दूसरे का उपालंब ही तो हुआ। तो इन तीनों में देख लें आप कि तीनों के सामान्य लक्षणों में सर्वत्र यही दिखाई दे रहा है कि यहां पर उपालंब है, साधन नहीं है। तो आक्षेपकर्ता का आक्षेप ठीक है कि नहीं है? आक्षेपकर्ता ये कह रहा है कि आपने सूत्र में साधन भी कहा है, आपको केवल उपालंब कहना था। क्या सूत्र बनाते फिर कि छल जाति निग्रह स्थानोपालंबो जल्ब, इतना बनना चाहिए था। साधन कहाँ हो रहा है? तो इस तरह से ये सामान्य लक्षण में इन्होंने सब जगह उपालंब दिखाया। आगे कहा विशेष लक्षणेषु अपि, जब इनके विशेष लक्षण आगे कहे जाएंगे, यहां दिखा नहीं रहे हैं, तो वहां पर भी यथास्वम, यथास्वम का अर्थ है कि जैसा यहां आ रहा है इन तीनों सूत्रों में, तो वहां पर यही बात पहुंच जाएगी। क्योंकि जब सामान्य लक्षण में कोई बात कह दी गई तो विशेष लक्षणों में वो बात तो दोहरा ही जाएगी और कुछ अतिरिक्त और बताया जाएगा, ये बात तो सब में पहुंचेगी। हाँ, उपालंब वाली बात में जैसे हमने कहा कि प्रमाण सामान्य लक्षण कर दिया, प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम। अब उसके बाद विशेष अलग अलग कहा गया कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। लेकिन इन चारों में ये प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम ये पहुंचेगा कि नहीं? सब में पहुंचेगा, ये सब में पहुंचेगा। तो ऐसी उपालंब वाली बात जब सामान्य लक्षण में आ गई तो विशेष लक्षणों में ये तो जानी ही है, कुछ अतिरिक्त बात और बताई जाएगी। तो इस तरह से विशेष लक्षणेषु अपि यथास्वम, ये यहां तक हो गया आक्षेप। आगे का जो वाक्य है ये आक्षेपकर्ता के रूप से भी कह सकते हैं इसको, और जो सिद्धांत पक्षी है उसकी दृष्टि से भी कह सकते हैं। उत्तर पक्ष है ना कोई भी, हाँ, उत्तर पक्ष भी ले सकते हैं इसको और पूर्व पक्ष वाला भी ऐसी बात कह सकता है, दोनों में घट जाता है ये। गुरु जी अब तो जब वो उसने स्थापना कर दी अपना, तो अब उसका उत्तर तो देगा नहीं, फिर शंका का सवाल नहीं, शंका वाला अभी अपनी बात और भी शेष रख सकता है, उसके रूप में भी ले सकते हैं इसको। लेकिन इसको समझने से पहले आपको एक बात और समझनी होगी, तब ये पंक्ति समझ में आएगी कि हम अपने पक्ष की स्थापना 3 प्रकार से करते हैं। अपने पक्ष की स्थापना साधन जो करते हैं वो 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला प्रकार है यथार्थ रूप में प्रमाण और तर्क प्रस्तुत करते हुए, विधि पूर्वक, बिल्कुल सैद्धांतिक सत्य रूप में प्रतिज्ञा, हेतु, सारा जो भी नियम है कि साध्य धर्म, साधन धर्म बिल्कुल यथोचित होने चाहिए। साधन धर्म साध्य धर्म को सिद्ध करने वाला होना चाहिए, दृष्टांत उसके अनुकूल हो, चाहे साधर्म से हो या वैधर्म से हो। फिर उपनय, निगमन, सारी बातें बिल्कुल तर्क संगत प्रयोग करते हुए प्रमाण और तर्क से अपने पक्ष को हम
सिद्ध कर सकते हैं। एक तो ये हो गया पहला प्रकार। दूसरा प्रकार क्या है कि हम पर किसी व्यक्ति ने आक्षेप किया, हमारे वक्तव्य पर, हमारे पंचावयों पर दूसरे ने आक्षेप उठा दिया कि आपने ये भूल कर दी है, आपका हेतु गलत है, आपका दृष्टांत गलत है, बहुत सी बातें आ सकती हैं उसमें। तो दूसरे ने आक्षेप किया, अब उस आक्षेप का हम उत्तर दे रहे हैं, इसे क्या कहते हैं? उद्धार। दूसरा यदि कोई हम पर आक्षेप डाल रहा है तो उससे अपने को उबारना, निकालना, उद्धार करना अपना, दूसरे के द्वारा किए प्रतिषेध का उद्धार, ये पीछे आ चुका है। तो ऐसा करके हम जब अपने पक्ष का दूसरे के द्वारा जो उसने आक्षेप लगाया था उसका उत्तर दे दिया, तो उत्तर दे करके हम अपने पक्ष की स्थापना कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं। एक ये प्रकार हो गया। पहले प्रकार में तो हमने केवल अपने प्रमाण और तर्क प्रस्तुत करते हुए और ऐसे अभिव्यक्ति दी, प्रस्तुति दी कि दूसरा बिल्कुल काट नहीं पाया हमारी बात को, हमारा पक्ष सिद्ध हो गया। वहां न छल है, न जाति है, न कुछ भी नहीं है, जीत हो गई हमारी, जल्प तो हो गया, जीत हो गई है, जीत का निर्णय करके ही पहुंचे थे। और दूसरे वाले में दूसरे ने आक्षेप किया है और हमने उसका उद्धार कर लिया है। एक तीसरा प्रकार कि दूसरे ने जो बात कही है उसकी बात में कमी निकाली कोई, अथवा छल जाति का प्रयोग करके हमने उसी की बात, छल का जब प्रयोग करते हैं या जाति का प्रयोग करते हैं तो किसके वक्तव्य में करते हैं? दूसरे के वक्तव्य में। दूसरे ने जो प्रस्तुति दी है उसमें छल जाति का प्रयोग करते हैं। जैसे जाति का प्रयोग मैंने पीछे बताया था एक बार कि किसी ने कहा कि शब्द अनित्य है, शब्द अनित्य है, हेतु क्या देंगे? उत्पत्ति वाला होने से। लेकिन वहां हेतु किसी ने दे दिया कि शब्द अनित्य है, हाँ चलो उत्पत्ति वाला ही ले लो, उत्पत्ति वाला होने से, और दृष्टांत क्या दे दिया? घड़ा दे दिया, स्थाली दे दी। अब यहाँ जाति का प्रयोग कैसे करेंगे? क्योंकि अब बात तो उसने सही कही है। देखो जाति का और छल का प्रयोग कब होता है? जब दूसरा अपनी बात को ठीक प्रकार से प्रस्तुत कर रहा है और उसका हम ढंग से उत्तर नहीं दे पा रहे, हमारी बात खंडित होने लगी उससे और हमें जीतना है, तो हम दूसरे के वाक्यों में कुछ और प्रकार से प्रस्तुति करेंगे। अब उसने कहा कि शब्द अनित्य है उत्पन्न वाला होने से घड़े के समान, तो हमने कहा कि अच्छा आप शब्द को घड़े के समान बता रहे हैं, लेकिन घड़े को तो हम छू सकते हैं और शब्द को छू नहीं सकते। घड़े का तो स्पर्श हो जाता है, शब्द का स्पर्श होता नहीं, उसको छू नहीं सकते, तो फिर शब्द घड़े के समान तो नहीं हुआ। अगर शब्द घड़े के समान होता तो जैसे हम घड़े को छू लेते हैं तो शब्द भी छूने में आ जाता, लेकिन शब्द आता है छूने में? क्या बोल के देखो, देखो कैसा लग रहा है छू के तो शब्द छूने में आ नहीं रहा है, इसलिए शब्द घड़े के समान नहीं है। और घड़े के समान नहीं है तो जैसे घड़ा आप कह रहे हो अनित्य है, तो शब्द भी अनित्य नहीं हुआ। बात सही हो गई नहीं है? क्यों? दूसरा दे दिया ना, तो वही बात हो रही है। अब दूसरा व्यक्ति जो है मंद बुद्धि का है, वो पकड़ नहीं पाया कि इसने कौन सी जाति, ये जाति बोलते हैं इसको, जाति को समझ लेना। तो जाति का प्रयोग किया है दूसरे ने और वो समझ नहीं पाया, तो नहीं समझ पाया तो क्या होगा? वो चुप हो जाएगा, वो कहेगा बात तो सही कह रहा है, घड़े के समान तो नहीं लग रहा है शब्द ये क्योंकि इसको हम छू नहीं पा रहे हैं। वो यही भूल गया कि उसने क्या हेतु दिया था और उस हेतु पर क्या उसने आक्षेप किया है। इसने आक्षेप अन्य प्रकार से किया है, उसके अन्य धर्म को उठा करके। तो क्या धर्म उठाया उसने? वही धर्म, विरोधी धर्म जो शब्द में नहीं है घड़े में है। कौन सा? स्पर्श वाला, वो उसने उठा लिया। और जाति का लक्षण क्या किया था अभी सामान्य? देखो सूत्र में, साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम प्रत्यवस्थानम जाति। तो प्रत्यवस्थान किससे किया? यहाँ वैधर्म्य से। और अगर कोई वैधर्म्य से अपने पक्ष को सिद्ध कर रहा है, उदाहरण दे रहा है, तो साधर्म से जाति दिखाकर खंडन करेंगे, उल्टा करेंगे बिल्कुल उससे। जैसे इसी को अगर कोई कहता कि जो है वैधर्म से उदाहरण दे रहा होता तो हम साधारण हाँ, तो साधर्म का खंडन करते। वैधर्म से उन्होंने दबा तो दिया, लेकिन अगले पक्ष हो उसको साधर्म से उसको खंडन करना चाहिए। हाँ, तो इस तरह से यहाँ पर
जो मैंने बताया 3 प्रकार बताए थे कि पहले तो हम अपने प्रमाण तर्क ठीक प्रकार से प्रस्तुत करके अपने पक्ष की स्थापना करते हैं, साधन करते हैं उसका। दूसरा, हमारे पर दूसरे ने जो आक्षेप लगाए हैं उनका उत्तर देते हुए और अपने पक्ष को सिद्ध करते हैं। तीसरा, दूसरे ने जो प्रस्तुति दी है उसमें हम छल जाति का प्रयोग करके क्या करते हैं, दूसरे खंडन करते नहीं, लेकिन दूसरे का खंडन करने से क्या होता है, अपना पक्ष सिद्ध होता है नहीं वहां भी। तो 3 प्रकार हो गए। अच्छा, दूसरे के खंडन में भी हमारा जो है वो न, मान लीजिए गुरु जी प्रमाण तर्क के द्वारा हमने उसको दबाया, किसी नहीं दबाना नहीं कहते, दबाना नहीं कहते उसको, प्रमाण तर्क सिद्ध कर दिया। हाँ, अगले ने माना नहीं, तो क्या उस अवस्था में नहीं माना नहीं तो माना नहीं तो ये बात बनी कहाँ फिर? यहाँ मान चुका है तब की बात है, नहीं माना है तो आक्षेप ही तो करेगा वो। दृष्टिकोण से तो हमने सिद्ध कर दिया, नहीं माना तो उसमें छल जाति का। दूसरा, यदि नहीं मान रहा है तो आप पर आक्षेप ही तो करेगा वो, आपके वक्तव्य में दोष दिखाएगा कि नहीं, और दोष दिखाएगा तो आप उसका उद्धार करेंगे। आप दूसरी बात में आ गए ना। अभी पहली बात में, पहले वाले साधन में किसी ने प्रमाण तर्क के द्वारा अपनी बात को पूरा सिद्ध कर दिया का अर्थ है कि दूसरा आक्षेप नहीं कर पा रहा है। अब ये मान के चलो ना, मुंह बंद हो गया, मुंह बंद हो गया बस। हाँ, तो सिद्ध हो गया कि नहीं, और हमें कोई गलत हथकंडे भी नहीं अपनाने पड़े। और दूसरे वाले में यह है कि अब दूसरा नहीं मान रहा है तो आक्षेप करेगा, आक्षेप करेगा तो हम उसको भी उत्तर देने को तैयार है, और हमने वो भी उत्तर ठीक प्रकार से दे दिए तो हमारा पक्ष सिद्ध हो गया। तीसरी स्थिति वो अलग है कि हम अपनी बात को ठीक प्रकार से नहीं रख पा रहे हैं, हमारा पक्ष कुछ कमजोर दिखाई दे रहा है, अब हमने हथकंडे अपनाने शुरू किए। ये हथकंडा ही तो है, छल जाति निग्रहस्थान है क्या? ये गलत प्रक्रिया ही तो है, लेकिन गलत प्रक्रिया भी कभी कभी अपनानी पड़ती है सही बात को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, सत्य होती हैं वो, लेकिन सत्य, और हमें पता है पूरा कि हमने अपनी बात सत्य ही रखी है, प्रमाणों से हम उसको सिद्ध कर चुके हैं कई बार, और अन्य विद्वानों के मुख से भी उसको सुन चुके हैं, सबने यही माना है, वही बात हमने रखी। लेकिन दूसरे ने एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि हम अब ढंग से अपनी बात को, यानी हमारी बात खंडित होती दिखाई दे रही है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए किसी के सामने ऐसी बात रखी जाए कि जैसे मान लो अग्नि जल रही है और अग्नि के पास में हम धीरे धीरे जाने लगे तो ऊष्मा बढ़ेगी या घटेगी? हमारे अंदर जो अनुभूति होगी ऊष्मा की वो बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। ये सूर्य क्या है? अग्नि ही तो है ये, और हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है ये, तो जितनी ऊष्मा आ रही है। अब हम थोड़ी ऊंचाई पर जाने लगे ऊपर सूर्य की तरफ को, तो ऊष्मा बढ़ेगी हमारे अंदर या घटेगी? क्यों? क्योंकि वो गुरुजी ये नियम है कि धरती का जो आप नियम मत समझाओ। अभी इतना बताओ कि अग्नि के समीप जाने से ऊष्मा घटेगी या बढ़ेगी? तो हम पहाड़ पर जब चढ़ते हैं तो सूर्य के निकट जा रहे हैं कि नहीं? हैं? तो गर्मी अधिक लगनी चाहिए पहाड़ों पर। गुरुजी आप नियम बताने नहीं दे रहे। नहीं, नियम अब नहीं चलेगा। जितनी बात कही जा रही उतनी समझो पहले आप। आप इस सिद्धांत को खंडित करो कि ऊष्मा के समीप जाने से ऊष्मा घटती है, ठंड लगेगी। अग्नि के समीप जाके दिखाओ और ठंड लगा के दिखाओ, तो बात सत्य है नहीं? बिल्कुल। अब बात सत्य है, लेकिन क्या करें, आपको नए नए तरीके निकालने पड़ रहे। नहीं, ये नियम क्यों निकालना चाह रहे हैं नया? क्यों नहीं ढंग से हमारी बात को खंडित कर सकते? ये तो ऐसी परिस्थितियां बहुत सी बन जाती हैं। अच्छा, पृथ्वी गोल है कि चपटी है? ये चलो इसको भी छोड़ो। पृथ्वी स्थिर है, गति कर रही है? गति कर रही है नहीं? मान लो कोई बस चल रही हो और बस में ऊपर झंडा लगा दिया जाए और बस तेज चलने लगे, तो झंडा एक तरफ को विपरीत दिशा की तरफ होगा नहीं? और ये पृथ्वी गति कर रही है, बहुत तेज घूम रही है लगातार। अब घरों में झंडे लगाते हैं लोग, ऊपर टांग देते हैं नहीं, तो वो सारे झंडे एक दिशा की ओर होने चाहिए कि नहीं? क्योंकि पृथ्वी गति कर रही है बहुत तेज। अरे बस जब गति कर रही है तो बस में जो झंडा ऊपर लगा है वो किधर की ओर मुख होगा? उसका विपरीत दिशा की ओर। अब हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, तो सारे मकानों में ऊपर लगे हुए बैनर
उनकी दिशा किधर होनी चाहिए? नहीं पश्चिम की ओर होनी चाहिए। तो ये सब बातें सत्य है नहीं? तो ऐसे बहुत से स्थल ऐसे आते हैं कि जहां हम ये सोचते हैं क्या करें, अब कैसे करें, तो हम कोई नए नए तरीके अपनाते हैं अपनी बात को बचाने के लिए। तो उसी अवस्था को ये सब छल जाती निग्रह स्थान। आचार्य जी इसका उत्तर कैसे देंगे? वो उत्तर बाद में देते रहना, उत्तर बाद में देते रहना। अभी इस विषय को नहीं लेंगे, समझ लेना, ये सूत्र रह जाएगा। अभी हाँ ये रह जाएगा नहीं तो देखो 3 प्रकार से हमने अपने पक्ष को सिद्ध किया है, कर सकते हैं। अब यहाँ पर आशंका वाला जो आक्षेप कर रहा है उसी की दृष्टि से ले लेते हैं, या फिर सिद्धांति की दृष्टि से ले लो कि न च एतद विजानीयात, अर्थात कोई यही न मान ले, एतद विजानीयात इतना ही न मान ले क्या कि प्रतिषेधार्थ तया एव अर्थम साधयंती इति, अर्थात छल जाति निग्रह स्थान के द्वारा दूसरे का प्रतिषेध करके ही अपने अर्थ की सिद्धि होती है, कोई इतना ही न मान ले। अब ये जो बात कही है कि दूसरे का प्रतिषेध करके अपने अर्थ की सिद्धि होती है, ये जो मैंने 3 पक्ष आपके सामने रखे थे अपने अर्थ को सिद्ध करने के लिए, उसमें से कौन सा पक्ष है ये? तीसरा है ये, ठीक है। तीसरे में यही तो कहा गया था कि दूसरे के साथ में छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग करते हुए हम उसका उपालंभ करते हैं, और उसके उपालंभ हो जाने से हमारा पक्ष साधन सिद्ध हो जाता है, हमारे पक्ष की साधना हो जाती है, यही था ना। तो कोई इतना ही न मान ले, तो कहते हैं अगर इतना मान लेता तो क्या होता कि अगर इतना ही सूत्रकार को अभिप्रेत होता, अर्थात छल जाति निग्रह स्थान के द्वारा दूसरे का उपालंभ करके अपने पक्ष की साधना होती है, यदि सूत्रकार को इतना ही अभिप्रेत होता तो सूत्र क्या बनना चाहिए था? छल जाति निग्रह स्थान उपालंभो जल्पः, यही देखो दे रहे हैं आगे, छल जाति निग्रह स्थानोपालंभो जल्प इति एवं अपि उच्यमाने विज्ञायते एतत्, ये बात तो इतना कह करके भी सिद्ध हो सकती थी। अर्थात यदि दूसरे का छल जाति निग्रह स्थान के द्वारा उपालंभ करके अपना पक्ष सिद्ध करना हो तो उसमें साधन शब्द पढ़ने की सूत्र में आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने दूसरे का उपालंभ कर दिया छल जाति निग्रह स्थान से, तो हमारा पक्ष सिद्ध हो गया, इतने से काम चल जाता नहीं। तो इसका क्या तात्पर्य है? क्योंकि सूत्रकार ने साधन पढ़ा है सूत्र में, इसका अर्थ यह है कि सूत्रकार ये नहीं कहना चाह रहा है कि हम केवल दूसरे का छल जाति निग्रह स्थान से उपालंब मात्र कर लें, इतना विपरीत नहीं है। अर्थात तीसरा पक्ष यहाँ स्वीकृत नहीं है, ठीक है। अब रही बात पहले वाले पक्ष की, तो क्या पहले वाले पक्ष को हम ले सकते हैं? पहले वाले पक्ष में क्या था कि हम प्रमाण और तर्क के द्वारा अपने पक्ष की सिद्धि करते हैं, तो पहले वाले पक्ष में क्या छल जाति निग्रह स्थान की आवश्यकता हो रही है? तो वो पक्ष भी यहां नहीं है, समझ में आ गया नहीं? अगर पहले वाले पक्ष के ही साधन को हम साधन कहें तो छल जाति निग्रह स्थान ये पूरा बाकी ही बेकार हो जाएगा, आपका आवश्यकता ही नहीं है फिर तो इसकी। फिर तो यथोक्तोपन्न से प्रमाण तर्क साधन तो आ ही रहे हैं सारे, उनसे साधन हमारा हो जाएगा। तो पहला वाला पक्ष भी नहीं लेना है, अब बचा केवल दूसरा कौन सा था? ये उद्धार अपने पक्ष का, दूसरे ने आक्षेप किया है और हम अपना उद्धार कर रहे हैं, और उसमें क्या करते हैं? अपने पक्ष की रक्षा बोलते हैं इसको, रक्षा ही तो होगी, अपना उद्धार करना, अपने पक्ष को बचाना ही तो हुआ, उसकी रक्षा करना हुआ। भाई दूसरे ने कोई हम पर लाठी मार रहा है और हम अपना बचाव कर रहे हैं, किसी अन्य उपाय से उसके वार को निष्प्रभावी बना रहे हैं, तो ये अपने पक्ष की रक्षा ही तो हुई। तो इस तरह से अपने पक्ष की रक्षा करना वो यहाँ अर्थ है, और उसके कारण से यहाँ साधन शब्द पढ़ा गया है। तो वही आगे कह रहे हैं कि प्रमाणे ही साधनोपालंभयो हो, साधन और उपालंभ में प्रमाणों के द्वारा छल जाति निग्रह स्थानानाम अंग भाव, अर्थात इनका भी अंग भाव, ये भी अंग बन जाएं। अंग बन जाए का अर्थ इनका भी प्रयोग करना हो हमारे लिए आवश्यक है अब ये, क्योंकि हम अपने पक्ष की रक्षा कैसे करेंगे?
देखो हमने अपनी प्रस्तुति ठीक प्रकार से कर दी थी, अब कर दी थी, फिर भी दूसरे ने हम पर आक्षेप किया है। अब उस आक्षेप का उत्तर हम विधि पूर्वक दें यदि, वो तो बात हमने पहले ही कर दी थी, उससे बात बनी नहीं, आक्षेप दूसरे का हमारे सामने आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम उसके आक्षेप में छल जाति का प्रयोग करेंगे। उसके आक्षेप में या तो ये कहेंगे कि आपने जो आक्षेप किया है आप स्वयं निग्रह स्थान में आ गए हैं, आपका आक्षेप निग्रह स्थान के योग्य है, अथवा उसका आक्षेप निग्रह स्थान के योग्य नहीं है, तो हम उसके आक्षेप में, जो उसने वाक्य बोला है आक्षेप का, उसके आक्षेप में हम छल और जाति का प्रयोग करेंगे। और छल जाति क्या है मैंने बता ही दिया पीछे, उसके अभिप्राय से विरुद्ध अर्थ निकालेंगे या साधन वैधर्म के द्वारा जाति का प्रयोग करेंगे, और जाति का प्रयोग करके, छल का प्रयोग करके क्या कहेंगे, हम उसको निरुत्तर करेंगे, उसको चुप करेंगे। उसको चुप करने से लाभ क्या होगा हमें, हमारा पक्ष सिद्ध होगा, अपने पक्ष की रक्षा हुई नहीं, जो उसने आक्षेप किया उसका हमने उद्धार किया। देखो जैसे कोई किसान जब खेत लगाता है और छोटे छोटे पौधे उसमें निकल आए, और छोटे छोटे पौधे जो किसान ने बनाए हैं खेत में, ये पशुओं का चारा है, ये मान के चलो। पहले चरी बोलते हैं ना, चरी पशुओं का ही होता है, बरसीन है, चरी है, बहुत से ऐसे हैं जो मनुष्य नहीं खाते हैं, पशुओं के लिए ही है। तो उसने पशुओं का चारा उसमें बो दिया, और उस चारे को जो उसमें उत्पन्न होने लगे, छोटे छोटे प्ररोह बोलते हैं उनके लिए, वो उत्पन्न होने लगे। अब क्या करेंगे, पशु जो आसपास आते हैं वो क्या करेंगे, वो उसको खाने लगेंगे, नहीं उसको खाने लगेंगे। अब उनसे उसको बचाना है, पशुओं से उस चारे को बचाना है, तो किसान क्या करेगा, उस पर बाड़ लगाएगा, कांटों की बाड़ लगाएगा या अन्य किसी प्रकार से उपाय करेगा। ये उपाय जो कर रहा है ये किसके लिए कर रहा है, वो उस चारे को बचाने के लिए। वो चारा किसके काम आएगा, पशुओं के ही काम आएगा, पशुओं के ही काम चारा आएगा, और पशुओं से ही बचा रहा है उसको, है? समय नहीं है अभी। कहने का तात्पर्य वो चारा और अधिक मात्रा में आकर के उन पशुओं को ही लाभ पहुंचाएगा। तो ऐसे ही कोई सिद्धांती व्यक्ति, उसने अपनी बात रखी और पता है कि ये सिद्धांत मेरा यदि सिद्ध हो जाता है तो आगे चल करके इन अज्ञानी मनुष्यों को भी लाभ पहुंचाने वाला है, जो इस समय आक्षेप कर रहे हैं इस सिद्धांत पर। ये कोई सिद्धांत मेरा नहीं है, अर्थात इस सिद्धांत से सबको लाभ होना है। किसान उस चारे को स्वयं नहीं खाएगा, पशु ही खाएंगे। ऐसे ही वो सिद्धांत केवल उसी व्यक्ति को लाभ नहीं पहुंचाएगा, वो सबको लाभ पहुंचाएगा। लेकिन सब अभी समझ नहीं पा रहे हैं, पशु समझ ही नहीं पा रहे हैं अभी कि चारा बड़ा हो जाए तभी हम खाएं। वो अभी खाने में लग गए, अभी नष्ट करने पे लग गए, उसको खाएंगे भी नष्ट भी करेंगे, दोनों बातें करेंगे। तो ऐसे ही वहां पर भी जो अन्य व्यक्ति हैं वो उस सिद्धांत पर प्रहार कर रहे हैं। अब प्रहार कर रहे हैं और इसको पता है सिद्धांती को कि बात बिल्कुल सत्य है ये, अब उसको बचाना चाह रहा है वो। तो बचाने के लिए क्या करेगा, बाड़ लगाएगा कांटों की। तो ये जल्प और वितंडा इत्यादि ये जो सब हथकंडे होते हैं ये बाढ़ ही हैं कांटे की। ये सूत्र आगे आएगा कि जल्प वितंडा बीज प्ररोह संरक्षणार्थम कंटक शाखा वर्णवत। तो रक्षा की जाती है इनका प्रयोग करके। वही यहां पर है देखो कि स्वपक्ष रक्षार्थत्वात्, अपने पक्ष की रक्षा करने से, अर्थात इनका अंग भाव हम जब स्वीकार कर लेंगे, इन विधियों को अपनाना मान लेंगे प्रमाण और तर्क के साथ में, छल जाति निग्रह स्थान को भी हम अंग के रूप में स्वीकार कर लेंगे, तो इनसे क्या होगा, अपने पक्ष की रक्षा। तो अपने पक्ष की रक्षा करना है। न स्वतंत्राणाम साधन भावः, केवल स्वतंत्र रूप से ये छल जाति निग्रह स्थान सिद्धि करेंगे, ये प्रयोजन सूत्रकार का नहीं है। अगर ये प्रयोजन सूत्रकार का होता तो सूत्रकार साधन शब्द को इसमें नहीं पढ़ते, केवल उपालंब शब्द को पढ़ते। समझ में आ गया? नहीं। अर्थात छल जाति निग्रह स्थान ये स्वतंत्र रूप से साधन नहीं बनते। ये कब साधन बनते हैं, प्रमाण के साथ साथ। प्रमाण तो हमने पीछे प्रयोग कर दिया ठीक प्रकार से, और अब दूसरे ने आक्षेप किया है, अब हमें छल जाति निग्रह स्थान की आवश्यकता पड़ रही है। अब ये उसकी रक्षा करने के लिए प्रयोग किए जाएंगे।
तो इनका प्रयोग करने की जो स्वीकृति यहां मिल रही है वो अपने पक्ष की रक्षा करने के लिए है। तो 3 तरह से जो हम अपने पक्ष की सिद्धि करते हैं उसमें से केवल दूसरा वाला जो पक्ष है, बीच वाला है, दूसरे के किए गए आक्षेपों का उद्धार करना और इनके द्वारा उद्धार करना, छल जाति निग्रह स्थान के द्वारा उद्धार करना, वो यहां पर स्वीकार किया गया है। इसलिए सूत्र में साधन और उपालंभ दोनों पड़े हैं, क्योंकि आक्षेप ये था कि इनके द्वारा तो केवल उपालंभ होता है, साधन तो होता नहीं। तो यहां ये सिद्ध किया गया कि साधन भी होता है, लेकिन साधन 3 तरह से होता है। उसमें कौन सा वाला है? बीच वाला। बीच वाला साधन यहां स्वीकार किया गया है और उसी में घटेगा ये, क्योंकि प्रथम वाले में तो छल जाति निग्रह स्थान की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और तीसरे वाला यदि स्वीकार होता तो साधन शब्द को कहने की आवश्यकता ही नहीं थी सूत्र में। ठीक है, तो दूसरा वाला जो है उसको यहां पर स्वीकार किया गया है कि यत् प्रमाण ही अर्थस्य साधनम तत्र छल जाति निग्रह स्थानानाम अंग भाव। उसी को खोला है कि प्रमाणों के साथ साथ अर्थस्य साधनम, अर्थ का साधन किया, और तत्र उसी में अब छल जाति निग्रह स्थान का भी अंग भाव स्वीकार कर लिया गया है रक्षा के लिए, रक्षणार्थत्वात्, रक्षा भी इनके द्वारा होती है इस हेतु से। तानी ही प्रयुज्यमानानि, तानी कौन? यही छल जाति निग्रह स्थान, ये प्रयुज्यमानानि प्रयुक्त किए जाते हुए परपक्ष विघाते न, पर पक्ष का विघात करके स्वपक्षम रक्षन्ति, अपने पक्ष की रक्षा करते हैं। यथाच उक्तम, जैसा कि आगे सूत्र में कहा है, इसी को बोल रहा था मैं अभी कि तत्वाध्यवसाय संरक्षणार्थम, तत्व का अध्यवसाय, जो तत्व माने सत्य ज्ञान, उसका अध्यवसाय जो निश्चय हो चुका है उसकी संरक्षा के लिए कौन प्रयोग किए जाते हैं? जल्प वितंडे, जल्प और वितंडा। कैसे? कि बीज प्ररोह संरक्षणार्थम कंटक शाखा वर्णवत, कि जैसे किसान बीजों का जो प्ररोह निकला है, छोटे छोटे अंकुर, उनकी संरक्षा के लिए क्या करता है? कंटक अथवा शाखाओं का आवरण करता है। शाखा का आवरण कैसे करते हैं? बल्लियां गाड़ करके या कुछ भी करके, या उन पर अन्य शाखाएं लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, या सीधा कांटा लगा देंगे चारों तरफ। तो इस प्रकार से आवरण, इनका आवरण करके बीजे प्ररोह बचाया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी है। तो यश्च असौ प्रमाण, असौ के आगे ये हाइफन हटा दीजिए, यश्च असौ प्रमाण ही प्रतिपक्षस्य उपालंभ तस्य च एतानि प्रयुज्यमानानि प्रतिषेध विघातात् सहकारीणि भवन्ति। अर्थात ये जो व्यक्ति प्रमाणों के साथ साथ, प्रमाणों के द्वारा प्रतिपक्षस्य उपालंभ, प्रतिपक्ष का उसने उपालंभ किया प्रमाणों का प्रयोग करते हुए, तस्य च एतानि प्रयुज्यमानानि, उसी व्यक्ति के लिए ये प्रयोग किए जाते हुए प्रतिषेध विघातात्, क्योंकि दूसरे ने आक्षेप किया है, प्रतिषेध किया है, अब उसका विघात, उसका हमें उद्धार करना है, तो उसका विघात करने के कारण से ये छल जाति निग्रह स्थान सहकारिणी भवंती, ये सहकारिता की भूमिका निभाते हैं। प्रमाण तो मुख्य रूप से बोले ही जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ इनकी भी भूमिका रहेगी, ये सहायता करेंगे हमारी, ये सहायता कर रहे हैं। तद एवं अंगीभूता नाम छलादि नाम उपादानम, इस प्रकार से अंगीभूत बने हुए ये एक स्वीकार कर लिया है हमने, इनको अंग बना लिया है साधन के रूप में। तो छल जाति, छल आदि का उपादान ग्रहण यहाँ जल्प में किया गया है। न स्वतंत्राणाम साधन भाव, स्वतंत्र रूप से ये किसी अर्थ को सिद्ध करेंगे इसलिए इनका ग्रहण नहीं किया गया है। और उपालंभ हेतु स्वातंत्र्यम अपि अस्ति, और केवल यदि खंडन मात्र ही करना है तो स्वतंत्र रूप से भी इनका प्रयोग होता है, लेकिन ऐसा सूत्रकार को इष्ट नहीं है। यदि ऐसा होता तो सूत्र में साधन शब्द आता ही नहीं। इस तरह से यहाँ पर ये जल्प का लक्षण पूरा हुआ। अब इसमें कोई शंका बचती है तो कल को चर्चा करेंगे इस पर। प्रणोध्वनि।
सर्वेभ्यो नमः।